हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी तक झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जेएसएससी का हो या फिर जेपीएससी का, तो उनके सभी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन यहाँ बताया जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज देख पाएंगे ऐप में इन सभी क्वेश्चन का बाइलिंगुअल टेस्ट भी उपलब्ध रहेगा, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड पार्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लगभग 2300 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। डेली 25 क्वेश्चन हो रहा है, और ये जो है एक दो दिन में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक दिन में 2-3 लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन से नृत्य की बात हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा डमकच या डोमकच। ये जो नृत्य है झारखंड, बिहार, उड़ीसा के एरिया में किया जाता है। और ओकेजन क्या होता है? ओकेजन ये होता है कि विवाह के समय जब दूल्हा जो है बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है, तो दूल्हा का जो परिवार होता है, दूल्हा के घर में महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से यह नृत्य किया जाता है। तो इसके दो पर्पज होते हैं। पहला तो ये कि एक तो मनोरंजन होगा, दूसरा ये कि रात भर जग करके घर की रखवाली भी हो जाएगी। ये दो उद्देश्य इसका होता है। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल बनाया जाता है, इस सर्कल में महिलाएं नृत्य करती हैं घूम घूम कर। ओके, और इसका थीम क्या होता है? इसका थीम होता है विवाह के जो रिचुअल्स होते हैं, हास्य, व्यंग्य, पारिवारिक बंधन, सामाजिक उल्लास, ये सब इसका थीम होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ है पाइका, तो पाइका ये जो है एक मार्शल आर्ट नृत्य है। मार्शल आर्ट जिसमें कि ढाल और तलवार के साथ पुरुष नर्तक जो है नृत्य करते हैं। तो ये शौर्य और उत्साह को दिखाता है। छऊ, ये जो है मुखौटा नृत्य है। 3 शैलियाँ होती हैं, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। पुरुलिया में सबसे बड़ा मुखौटा पहना जाता है, उससे छोटा झारखंड के सरायकेला छऊ शैली में मुखौटा पहना जाता है, और मयूरभंज में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका थीम क्या होता है छऊ में? इसमें रामायण, महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं का मंचन होता है, और इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, लहुआसा, ये महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें मांदर का इस्तेमाल होता है, जैसे कर्मा के टाइम में ये नृत्य किया जाएगा। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना है। देखिए, पहले समझिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। झारखंड में जो लैंग्वेज है, मेनली 3 भाषा परिवार है। कौन कौन सा है? एक है इंडो आर्यन, जिसको बोलते हैं भारतीय आर्य, ये पहली हो गई। दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, और एक होता है इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और एक द्रविडियन। द्रविडियन, ठीक है। इसको मुंडा भाषा परिवार भी कहा जाता है। मुंडा भाषा परिवार एक उप शाखा है इस भाषा परिवार की। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है, जितने सादरी भाषा होते हैं, सदानी भाषा जितने होते हैं, सदानी समूह के जितने भाषा हैं, जैसे कि नागपुरी, सादरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, ये सभी किस में आ जाता है? ये सभी भारतीय आर्य, इंडो आर्यन लैंग्वेज के ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है, जैसे ये अंगिका, नागपुरी, सादरी, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा इंडो आर्यन में, इंडो आर्यन में। और ये जो कोरवा है, ये किस में आता है? कोरवा आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक, मुंडा भाषा परिवार में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो अंगिका है, ये अंगिका मुख्य रूप से बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, भागलपुर, मुंगेर, और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, झारखंड के संथाल परगना के गोड्डा साहिबगंज में ये बोली जाती है अंगिका भाषा परिवार। अंगिका का जो लैंग्वेज है, अंगिका लैंग्वेज। ठीक है, जो आप लोग छठ गीत सुनते हैं ना, अनुराधा पौडवाल के द्वारा जो गाया गया छठ गीत है, वो अंगिका भाषा में ही है।
तो खोटा और मगही का एक मिक्सचर कह सकते हैं आप, जिसका विकास मागधी प्राकृत से हुआ है। ठीक है। अंगिका को झारखंड का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया है? तो इस लिपि का आविष्कार, लिपि का नाम क्या है? ओलचिकी। इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से पब्लिकली कब हुआ था? 1941 के बाद, लेकिन इसका आविष्कार 1925 में ही हो गया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोमके के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जब लिपि नहीं था तो क्या होता था? रोमन, देवनागरी, यही सब लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। इस लिपि में 30 अक्षर हैं। ओके। और इसके लिए आपको याद रखना है कि 92nd अमेंडमेंट 2003, इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। टोटल कितने हैं? 22 लैंग्वेज हैं इस शेड्यूल में। संथाली है, उसी समय मैथिली, डोगरी, बोडो भाषा को भी शामिल किया गया था। 4 भाषा में संथाली भी एक भाषा है जो कि इसमें शामिल हुआ था। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से एक नारायण उरांव का नाम आप याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? उरांव की जो भाषा है, कुड़ुक भाषा, इसके लिए तोलोंग सीकी, इसके लिए तोलोंग सीकी नामक एक नई लिपि का विकास किया था। ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट, अबरक की खाने अधिकतर इनमें से किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन में क्या है? गिरिडीह, कोडरमा, दुमका। ठीक है। तो तुरंत माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि कोडरमा क्या है अबरक की राजधानी, तो आप कोडरमा आंसर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए गिरिडीह भी है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि झारखंड में जो माइका है मुख्य रूप से 3 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। सबसे ज्यादा कोडरमा में है। कोडरमा में जो अबरक पाया जाता है उसको बोलते हैं मस्को वाइट, और इसी को कहा जाता है रूबी अबरक, रूबी माइका, जो कि काफी हाई क्वालिटी का माइका है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो इंसुलेटर बनता है वो इसी से बनता है, माइका से। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। दुमका जो है, दुमका में माइका नहीं पाया जाता है। ये दुमका जो है कोयला के खदानों के लिए और बेसाल्ट चट्टानों के लिए फेमस है। ओके। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन कितना झारखंड का? 3,29,88,134। इतनी जनसंख्या है। सबसे कम किसका है? सबसे कम है लोहरदगा। सबसे ज्यादा किस जिला की जनसंख्या है? रांची। ओके। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोहरदगा। बाकी जो पाकुड़ देख रहे हैं, पाकुड़ में क्या है? सबसे कम लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर सबसे कम है पाकुड़ का। यहां पर इसका आंसर ऑप्शन डी, लोहरदगा हो जाएगा। जनसंख्या कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सबसे कम है ये आपको याद रखना है। वैसे लगभग 4.5 लाख के आसपास है, 4,61,000। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध कराना है? देखिए सारे क्वेश्चंस जो है पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि लगेगा कि अभी ये क्यों पूछा जा रहा है। तो रिवीजन करवाना है ना, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाना, चाहे वो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ताकि आप समझ पाए कि लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। और इन सभी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी कुछ आपको सिखा करके जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है इससे बहुत सारे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे।
टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को असेंबल करके, ये जो सेट वाइज है ये तो रहेगा ही, और टॉपिक वाइज भी सारे क्वेश्चन को ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा विथ बाइलिंगुअल टेस्ट। ठीक है, तो ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, 2 से 3 दिन में ये सारे टेस्ट और लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ओके, ये जो आपको कहा जा रहा है सौभाग्य योजना, ये सौभाग्य योजना है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वैसे घर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसको इलेक्ट्रीफाई करना, या तो फ्री में या फिर काफी कम रेट में रियायत दर पे उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसमें वैसे घर शामिल हैं जो कि वैसे परिवार शामिल हैं जो कि बीपीएल में आते हैं। तो ये क्या है, बिजली से संबंधित है, ये बिजली से संबंधित है, और ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। बाद में रघुवर दास ने झारखंड में इसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया, अपने हिसाब से कुछ कंडीशंस के साथ। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पेयजल, तो पेयजल से संबंधित योजना जो है वो है जल जीवन मिशन, सुलभ शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान। ओके, नेक्स्ट है लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपाली घाटी किस जिले में स्थित है? तो चुट्टूपाली घाटी इसी को बोलते हैं लाल की घाटी। लाल की घाटी या फिर चुट्टूपाली घाटी। ठीक है, ये रांची है, ये रामगढ़ है। तो रांची रामगढ़ के बीच में ज़्यादातर हिस्सा रामगढ़ में है, तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं रामगढ़ में नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा रांची में आता है या बॉर्डर में आता है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो रामगढ़ चूज करेंगे। अधिकांश हिस्सा जो है रामगढ़ में है, तो ये जो है ये किस में आता है? रामगढ़ में आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, चुट्टूपाली घाटी, लाल की घाटी रामगढ़ में है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट है, काफ़ी ये घुमावदार है, जिसके कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उस समय टिकैत उमराव सिंह और उनके जो दीवान थे शेख भिखारी, उनके द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटिश को रोकने के लिए ये जो घाटी है ये एकमात्र रास्ता था रांची रामगढ़ के एरिया का। तो उन दोनों के द्वारा टिकैत उमराव सिंह और उनके दीवान जो थे शेख भिखारी, उन्होंने क्या किया कि इस घाटी में पेड़ों को काट करके पेड़ों से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, ताकि ब्रिटिश जो है इस रास्ते से ना जा पाए, रांची वो ना जा पाए। ठीक है, रांची हजारीबाग का एंट्री क्लियर। तो यहाँ पर इसका आंसर रामगढ़ हो जाएगा। अच्छा, ये जो टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी हैं, इनको इसी एरिया में, इसी घाटी में 1858 में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत जोड़े की पहचान करनी है, इसमें जिला का नाम है और मंदिर का नाम है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में, ये तो सही है। हल्दी घाटी मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर जो है यहाँ पर रक्सेल राजा और नागपुरी नागवंश राजा के बीच युद्ध हुआ था, जिसके कारण से काफी भीषण युद्ध था, जिसके कारण से इसको हल्दी घाटी एरिया कहा जाता है, और यहाँ पर जो मंदिर है इसको हल्दी घाटी मंदिर कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर ये जो है ये रांची में है, जिसको एनीनाथ सहदेव ने 1691 में बनाया था। तपोवन मंदिर ये जो है ये देवघर में है। देवघर में एक गुफा मंदिर है, शिव मंदिर है, जहाँ मान्यता है कि माँ सीता ने तपस्या की थी। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो हल्दी घाटी मंदिर है इसको बाद में बताया जाएगा, फिलहाल आप तपोवन याद रखिए कि ये रामगढ़ में नहीं होकर के देवघर में होगा। नेक्स्ट, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के कितने परसेंटेज भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा है, आपको अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। 2019, 2021, 2023, अभी लेटेस्ट जो है वो 2023 का है। हर 2 साल में आता है, 2025 का भी रिपोर्ट नहीं आया है। ये अलग अलग चीज होते हैं, एक होता है फॉरेस्ट एरिया। देखिए सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं है, टर्म्स को समझना भी जरूरी है।
आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू होगा, आपसे पूछ दिया जाएगा, आप बता नहीं पाएंगे। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर ये दोनों अलग चीज है। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, ये मैंने काफ़ी अच्छे से लेक्चर में समझाया है, जो अपलोड किया गया है, जो झारखंड जीएस फाउंडेशन क्लास में है। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, देखिए जब गवर्नमेंट किसी एरिया को डिक्लेयर करती है कि ये एरिया फॉरेस्ट है, वो लीगल रूप से फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर पेड़ पौधे हो या फिर ना हो, वो लीगल रूप से फॉरेस्ट बन जाएगा और फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी कानून होंगे वहाँ पर लागू हो जाएंगे। फॉरेस्ट से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी वहाँ पर लागू हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि घने जंगल होते हैं, पेड़ पौधे काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन वो फॉरेस्ट का पार्ट नहीं होता है। ऐसे आपके घर के आसपास भी मिल जाएंगे, वो फॉरेस्ट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन देखने से लगा कि वो जो है फॉरेस्ट है, काफ़ी घना है। तो इसमें एक वर्ड आता है कैनपी। तो 10% से ज़्यादा कैनपी है। 10% कैनपी, कैनपी का मतलब क्या हो गया? आप ऐसे देखिए कि आप ऊपर से देख रहे हैं जंगलों की ओर, आपको ज़मीन दिखाई पड़ रहा है, ज़मीन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो जो घनत्व है, वो जो डेंसिटी, उसी को बोलते हैं कैनपी। सूर्य की रोशनी ज़मीन पर जा रही है या नहीं जा रही है। कैनपी काफ़ी ज़्यादा होगा तो सूर्य की रोशनी ज़मीन पर नहीं जाएगी। कैनपी बहुत ही कम होगा तो सूर्य की रोशनी ज़मीन पर पहुंच जाएगी, आपको नीचे का एरिया दिख जाएगा। तो 10% से ज़्यादा कैनपी है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर में फॉरेस्ट एरिया आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट एरिया भी रहेगा और कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जो फॉरेस्ट एरिया में शामिल नहीं है, फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो क्या हो गया? फॉरेस्ट कवर। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट कवर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया ये दो तरह का होता है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट एरिया है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, 2023 का है, तो इसके अनुसार जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? 29.61%। लेक्चर में मैंने शायद ये गलत लिखा है, ये मैं सुधार दूंगा, ठीक ना? फॉरेस्ट एरिया, बाकी जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है वो फॉरेस्ट कवर आता है। ये क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। और एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है इसका? 23,632। 632 23,632 स्क्वायर किलोमीटर, ये फॉरेस्ट एरिया हो गया। और फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, इसमें वैसे एरिया भी शामिल होंगे जो कि फॉरेस्ट नहीं है। और 10% कैनपी से ज़्यादा होता है इसका एरिया, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा काउंट करते हैं। ये कितना है? ये 29.81% है। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 23,765 स्क्वायर किलोमीटर। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये आता है, फॉरेस्ट कवर आता है। ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ गलत मैंने लिखा था, एक दो स्पेलिंग गलत हुआ था, अब मैं एक बार चेक कर लूँगा, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, अगर कुछ होगा गलत तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 29.61%। 29.61%। क्लियर? अब कंफ्यूजन नहीं होगा फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर में। नेक्स्ट है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दामोदर नदी ये झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी यही है, दामोदर नदी। इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? लातेहार जो है, लातेहार के टोरी परगना क्षेत्र से, चूल्हा पानी बोलते हैं इसको, यहीं से इसका उद्गम होता है। और ये भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, मतलब ये रास्ता खुद से नहीं बनाती, एक एरिया पहले से बना हुआ, वहाँ पर ये बहती है। और आगे चल करके झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल जाती है, जहाँ पर ये हुगली नदी में जा करके मिल जाती है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लातेहार, छोटा नागपुर पठार। झारखंड का पूरा एरिया ही छोटा नागपुर पठार है। पठार का मैंने पढ़ा है आपको ज्योग्राफी में, कैसे ये डिवाइड होता है। ओके, बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देवघर त्रिकुट पर्वत है, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यहाँ से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पद्मा, हजारीबाग, यहाँ से बराकर नदी का, ये बराकर नदी हो गया, और यहाँ से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। 60 का डी हो गया। नेक्स्ट, झारखंड में वन कोटियाँ, फॉरेस्ट टाइप। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये जो फॉरेस्ट टाइप होता है ये 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। कौन कौन सा होता है?
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट। ठीक है, तो मॉइस्ट हो गया, ड्राई हो गया और हिल हो गया, ये तीनों को समझिए थोड़ा सा। जहां पर बरसात काफी ज्यादा है, बरसात जो है काफी ज्यादा है, तो उस एरिया में कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? जहां पर बरसात काफी ज्यादा है वहां पर जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एरिया, सॉरी, वहां पर जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाएगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस जहां पर अधिक वर्षा है, अधिक वर्षा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। जहां पर कम बरसात होती है वहां पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ठीक है, और ये जो है ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जो पहाड़ी एरिया है जैसे कि पारसनाथ, पाट क्षेत्र, नेतरहाट, नेतरहाट भी एक पार्टी है ना, तो इस एरिया में ये फॉरेस्ट पाया जाएगा। जहां पर कम बरसात होती है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हो गया। कम बरसात जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, तो ये किस एरिया में आता है? ये आता है पलामू, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग। और इसमें महुआ, पलाश, बांस, ये सब के जो पेड़ हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आर्द्र पतझड़ी, मॉइस्ट डिसिडियस डेसिडियस, जहां पर अधिक वर्षा होती है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? सारंडा वन में। जो सारंडा वन है ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे पेड़ पाए जाते हैं? ज्यादातर साल वृक्ष पाया जाता है, सखुआ जिसको बोलते हैं, शीशम पाया जाएगा। तो एरिया कौन सा है? इसमें सिंहभूम का एरिया आ जाता है, रांची का एरिया आता है, सिमडेगा का एरिया आता है। ओके, तो ये तीनों जो है फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं झारखंड में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? चैत पर्व ये जो है मार्च में भी होता है, अप्रैल में भी होता है। जैसे कि अभी चैत पर्व जो हुआ ये अप्रैल में हुआ, सॉरी मार्च में हुआ ना। ये इस बार का जो मार्च था ना, इसमें बहुत सारे पर्व देखने को मिले। इतना पर्व जो है दीपावली के टाइम में भी नहीं होता है। इसमें होली था, रामनवमी था, ईद है ना, बहुत सारे पर्व इसमें पाएगा, छठ पूजा भी इसी में हुआ। तो ये क्या है, फागुन के बाद जो है चैत आता है, ज़्यादातर मार्च का लास्ट होता है और अप्रैल के ज़्यादा हिस्सा को कवर करता है, लेकिन इस बार मार्च हुआ तो ऑन एवरेज अप्रैल ही इसका आंसर होता है। ऑन एवरेज अप्रैल होगा ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कृषि नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बसंत ऋतु इसमें होता है, तो खेती का काम इसमें नहीं किया जाता है। इसमें शिकार का काम किया जाता है, हंटिंग का काम किया जाता है, सामूहिक रूप से देवताओं को पूजा जाता है, प्रकृति पूजा की जाती है। जैसे कि सरहुल, सरहुल इसी में होता है, उरांव मुंडा में सरहुल बोलते हैं, संथाल में बहा बोला जाता है, तो ये चैत में ही मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितना बार लागू हुआ है? तो ये 3 बार लागू हुआ है अभी तक। कितना बार लागू हुआ है? 3 बार। आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009, ये फर्स्ट था। सेकंड 1 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मंथ और ईयर इंपॉर्टेंट है। 2010 से 11 सितंबर 2010, फिर 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013, ये 3 टाइम जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है। ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद। ठीक है, और रिकमेंडेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? गवर्नर के थ्रू। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है भारतीय हाथी, जिसको बोला जाता है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस
इंडिकस, हाथी। ये क्या हो गया? राजकीय पशु। और क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष साल, जिसको सखोई बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, लावालोंग वन्य जंतु अभयारण्य में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये चतरा में है। कहाँ है ये? चतरा में। ठीक है। चतरा में जो है आपको पता है कि कुंदा नागवंश, कुंदा नागवंश नहीं, कुंदा स्टेट है ना, कुंदा राज्य, कुंदा राज्य। चतरा पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था। तो कुंदा राज्य के अधीन था ये लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, और बड़े पैमाने पर यहाँ शिकार का आयोजन होता था कुंदा राजाओं के द्वारा। ठीक है? और इसमें आपको याद रखना है कि 1978 में जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, अधिसूचना जारी की गई थी। 207 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये जो लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य है, इसके साउथ में अमानत नदी बहती है। ठीक है। इसके पश्चिम में चाको नदी बहती है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में जो है लीलाजन नदी बहती है। तो ये 3 नदियों से घिरा हुआ है, लीलाजन, अमानत और चाको नदी। नेक्स्ट, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल ये जमशेदपुर है, जिसको टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ये जो टाटा नगर है, इसको जमशेद जी नुसिरवानजी टाटा के द्वारा यहाँ पर 1907 में इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश किया गया था। इसी को भी बोला जाता है टाटा स्टील। तो ये जमशेदपुर जो है ये स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम स्थल पर स्थित है। ओके। तो जमशेदपुर क्या हो गया? ये इंडस्ट्रियल कैपिटल हो गया। रांची क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। धनबाद क्या है? कोयला राजधानी है। कोडरमा को बोलते हैं अभ्रक राजधानी। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है? गुमला, रागी कैपिटल, रागी राजधानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें तो नहीं, हजारीबाग को वैसा कुछ नहीं बोला जाता है। दुमका का याद रखेंगे, दुमका उपराजधानी है। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म खूंटी के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ऑप्शन सी। और इसी डेट को ध्यान में रख करके झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई थी। और इनका जो आंदोलन था ब्रिटिश के विरुद्ध, उसको बोलते हैं उलगुलान। उलगुलान ये 1895 से 1900 तक चला था। इनकी गिरफ्तारी हुई रांची जेल में। इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 9 जून 1900। ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और 15 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन टू शेडोज ऑफ अ स्टेट? इन टू शेडोज ऑफ अ स्टेट, ये एक बुक है। और ये बुक का नाम जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए बुक का नाम। ये बुक का नाम इस तरह से है, इन दी शेडोज ऑफ द स्टेट, ये इस तरह का नाम है। खैर, मतलब निकल जा रहा है। तो ये जो है 2010 में पब्लिश हुआ था, और इसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर अल्पा शाह के द्वारा लिखा गया है। अल्पा शाह, ऑप्शन डी। ये किस तरह का बुक है? ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल बुक है, मानव शास्त्रीय बुक है। तो यहाँ के ट्राइब्स के बारे में यहाँ लिखा गया है, जंगलों के बारे में, माओवादियों के बारे में लिखा गया है इस बुक में। ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हैं रोज कैरकट्टा, ये भी एक लेखक है, और आदिवासी लेखक है। और इनका जो क्षेत्र वो किस तरह का है? ये खड़िया भाषा से ज़्यादा संबंधित है। ठीक ना? ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट है, झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? दसम वाटरफॉल, ये जो है रांची के बुंडू ब्लॉक में एक गांव है, तैमारा गांव। बुंडू ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो वहीं पर है ये। और किस नदी पर बनती है? कांची नदी पर। कांची नदी जो कि स्वर्णरेखा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। इस वाटरफॉल का जो हाइट है ये कितना है? 44 मीटर है। 44 मीटर है। ये वाटरफॉल का नाम दसम फॉल इसलिए है क्योंकि ये जो नदी है कांची नदी, ठीक है, तो चट्टानों से टकरा कर जब ये गिरती है तो 10 अलग अलग धाराओं में गिरती है। 10 अलग अलग धाराओं में गिरती है, इसलिए इसको दसम फॉल बोलते हैं। ऑप्शन सी कांची नदी हो जाएगा। और एक अपडेट आप याद रखेंगे, जिस तरह से राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, उसी तरह से दसम फॉल्स पर भी ग्लास ब्रिज बनाने की बात हो रही है। हुंड्रू फॉल्स में नहीं, दसम ब्रिज में। हुंड्रू फॉल्स में ग्लास डेक की बात हो रही है, दसम फॉल्स में ग्लास ब्रिज की बात हो रही है। ओके। बाकी आप देख रहे हैं अजय, तो अजय नदी जो है ये मुंगेर, वैसे मुख्य रूप से जमुई से निकलती है, ठीक है। जमुई से निकल करके देवघर, फिर जामताड़ा होते हुए ये पश्चिम बंगाल चली जाती है, अजय नदी। और एक छोटी सी अजय नदी बहती है साहेबगंज में, जिस पर मोती झरा वाटरफॉल है। मोती झरा वाटरफॉल है। घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है इस पर वाटरफॉल जो है उसको बोलते हैं घाघरी वाटरफॉल। गुमला नेतरहाट के एरिया में ये बहता है। शंख नदी, ये गुमला से निकलती है। और इसमें एक वाटरफॉल है सदनी घाघ, ये आप याद रखेंगे, सदनी घाघ वाटरफॉल शंख नदी पर बनता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान कुकरा कहा जाता था। क्या बोला जाता था? कुकरा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। कुकरा हो गया, खुखरा हो गया, ये सब। खंखरा, है ना, इस तरह का वर्ड आपको मिलेंगे। जैसे तुजुके जहांगीरी में भी उल्लेख किया गया है खोखरा का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके अलावा और कुछ नाम क्या क्या है, जैसे कि अकबरनामा, अकबरनामा में कोकरा कहा गया है। महाभारत में पुंडरीक देश कहा गया, पशु भूमि कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया इसका। नेक्स्ट, जेई ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है क्या? झारखंड ऑनलाइन, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट ना, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये है क्या? ये 2017 में लॉन्च हुआ था, जनवरी 2017 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही एक स्कीम कह सकते हैं। तो इसके थ्रू होता क्या है, जितने सरकारी शुल्क होते हैं उसको ऑनलाइन कलेक्शन, उसका ऑनलाइन कलेक्शन इसके माध्यम से किया जाता है। बस इतना ही समझिए। नेक्स्ट है, झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? सिलवानुस डुंगडुंग जो है ये हॉकी प्लेयर है। इनका जन्म 1949 में झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ था। सिमडेगा वही जिसको हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, ओके। तो ये हॉकी से संबंधित है। और इनके लिए इंपॉर्टेंट आप ये याद रखेंगे कि 1980 में मॉस्को ओलंपिक जो हुआ था, ये लास्ट टाइम था जब इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद गोल्ड मेडल नहीं मिला है, ठीक है। तो इस टीम का ये हिस्सा थे, ठीक है? इसके अलावा 2016 में इनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनको आयरन मैन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, इनको सिलवानुस डुंगडुंग को, ठीक है। तो फील्ड हॉकी से संबंधित है, डिफेंडर के रूप में ये खेलते थे। सिमडेगा में इनका जन्म हुआ है। 1980 मॉस्को ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के ये जो है मेंबर थे, जिसने गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ईशान जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये एक बल्लेबाज हैं और क्रिकेटर हैं, है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं,
ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? इसमें ऑप्शन डी अंजना ओम कश्यप। इनका संबंध बिहार से भी है, झारखंड से भी है, पटना से भी है, रांची से भी है। इनका जन्म रांची में ही हुआ था और कुछ हद तक पढ़ाई इन्होंने रांची में ही की है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। अभी ये क्या है, अभी आज तक में ये मैनेजिंग एडिटर है। आज तक में ये मैनेजिंग एडिटर है। और इसमें जो आप देख रहे हैं तुहिन सिन्हा, इनके कुछ पुस्तकों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जमशेदपुर से संबंधित हैं, राइटर हैं और बीजेपी के मेंबर भी हैं। काफ़ी पुस्तकें इन्होंने लिख रखी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये खगेंद्र ठाकुर भी एक राइटर है। नेक्स्ट, झारखंड की आयरन लेडी किनको कहा जाता है? झारखंड की आयरन लेडी दयामानी बारला को कहा जाता है। ऑप्शन बी, दयामानी बारला। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन ये मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जेएसएससी या जेपीएससी के एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक ना। तो दयामानी बारला जो है ये एक आदिवासी पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, झारखंड की आयरन लेडी के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। एक मुख्य रूप आप याद रखेंगे, कोयल कारो बांध परियोजना का विरोध इन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जा रही थी उसका विरोध इन्होंने किया था, इसलिए आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, इनको 2013 में एक अवार्ड दिया गया जिसको बोलते हैं एलन एल लुड्स इंडिजिनस राइट्स अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल या परसों से एक दिन में जो है 100 क्वेश्चन के आसपास करवाया जाएगा ताकि ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसको टॉपिक वाइज ये तो अपलोड किया ही जाएगा ऐप में। टॉपिक वाइज भी एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एक साथ रख करके भी झारखंड जीएस का जो 5000 MCQ है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।